लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन अपना हो गया था। तो आप तो थे नहीं लास्ट क्लास। हमने कहाँ तक कंप्लीट किया था, एक बार नज़र डालते हैं। इंट्रो हो गया था हमारा, और एजेक्स के हम लोग पीएचपी के टॉपिक पर थे। ठीक है। तो जब तक बाकी लोग ज्वाइन करें, एक बार रिवीजन देख लेते हैं फटाफट से। एजेक्स स्टैंड फॉर सिंक्रोनियस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। इसका बेनिफिट ये होता है कि एंटायर पेज को बिना लोड कराए, पर्टिकुलर किसी सेक्शन को अगर आप अपडेट करना चाहते हो, लाइक जैसे हम लोग इनबॉक्स में है, आप यहाँ से सेंट में आते हैं तो आप देखेंगे सिर्फ उतना एरिया आपका अपडेट हो जाता है, यानी कि हमें ऊपर कोई भी लोडिंग वाला पार्ट दिखाई नहीं दे रहा है इसमें। दोबारा नोटिस करिए। तो गूगल बेसिकली एजेक्स का ही यूज़ करता है अपने सारे काम को कराने के लिए। इवन दो कि जब हम लोग यहाँ पर कुछ सर्च करते हैं गूगल में, लाइक जैसे हमने यहाँ पर टाइप किया ए, ठीक है, तो आप देखेंगे थोड़ी देर बाद में कुछ यहाँ पर हिंट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। आर ई एन ए, ठीक है, तो समझ आ रहा है। तो ये भी आपका जो काम कर रहा है ये एजेक्स के थ्रू करता है। ये गूगल ने इंट्रोड्यूस किया था 2005 में, जिसका नेम था गूगल सजेस्ट। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पर आइए। एजेक्स इज अबाउट अपडेटिंग पार्ट्स ऑफ अ वेब पेज विदाउट रिलोडिंग दी होल पेज। क्योंकि अगर आपका पूरा पेज लोड होता है तो फिर आपके सर्वर के रिस्पॉन्स टाइम में भी इंक्रीमेंट होगा और आपके यूज़र को थोड़ा सा लैग एक्सपीरियंस होगा उसमें। ठीक है, तो वो लैगिंग ना हो उसी के लिए हम लोग एजेक्स का यूज़ करते हैं। अटेंडेंस वालों कौन कौन है? नितिन, नीरज नहीं है, सौरभ, ऑनलाइन कौन था? नीरज था, सॉरी, नीरज है, सौरभ नहीं है। ठीक है। So Ajax is a technique for creating fast and dynamic web pages. Ajax allow web page to be updated asynchronously by exchanging a small amount of data with the server behind the scene. This means that it's possible to update parts of a web page without reloading a whole page. Classic web page which do not use Ajax must reload the entire page if the content should change. Spelling mistake है, इसको correct करो। क्लासिक वेब पेज इफ द कंटेंट। अच्छा, हम लोग ये पुरानी वाली फाइल देख रहे हैं ना, नई वाली फाइल में हमारा चेंज हो चुका है। एग्जाम्पल्स ऑफ एप्लीकेशन यूजिंग एजेक्स लाइक गूगल मैप्स, जीमेल, यूट्यूब, फेसबुक, ये सभी एजेक्स का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, सो एजेक्स का मैकेनिज्म काम कैसे करता है? लाइक एक क्लाइंट साइड पर ब्राउज़र ओपन है, यहाँ से एक इवेंट फायर होगा, इंटरनेट के थ्रू वो रिक्वेस्ट सर्वर पर पहुँचेगी, सर्वर पर रिक्वेस्ट आके प्रोसेस होगी और उसका जो आउटकम होगा वो आपको वापस से ब्राउज़र में रिटर्न हो जाएगा। दिस इज द फ्लो। एजेक्स इज बेस्ड ऑन इंटरनेट स्टैंडर्ड्स। Ajax is based on internet standards and use a combination of XML HTTP request object to exchange data asynchronously with the server. Then handle करता है जावास्क्रिप्ट जो कि डोम को मैनिपुलेट करने का काम करता है। देन होता है CSS जो कि स्टाइलिंग का काम करता है। उसके बाद में आता है XML जो आपके डेटा को गिव एंड टेक का काम करता है। ठीक है, सो एजेक्स एप्लीकेशंस आर ब्राउज़र एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ये प्लेटफॉर्म या ब्राउज़र पर डिपेंडेंट नहीं होते। ठीक है, इनको आप कैसे भी एक्सेस करा सकते हो। सो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है गूगल सजेस्ट। एजेक्स वॉज मेड पॉपुलर इन 2005 बाई गूगल विद गूगल सजेस्ट। गूगल सजेस्ट इज यूजिंग एजेक्स to create a very dynamic web interface. When you start typing in Google search box or JavaScript send the letters off to a server and server returns a list of suggestions. तो यानी कि जैसे देखते हो ना, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर हम लोग फॉर्म सबमिट नहीं करते लेकिन हमें फिर भी ट्रैक कर लिया जाता है, तो वो एजेक्स का ही कमाल है।
कि जितना आपने फॉर्म फिल किया उतना ही सबमिट हो गया। तो जैसे इंश्योरेंस बेस्ड जितनी भी वेबसाइट्स हैं, तो वहाँ पर अगर आप अपना फ़ोन नंबर टाइप करोगे और सबमिट नहीं करते हो, तो उधर से आपके पास कॉल बैक एक अरेंज हो जाता है कि एक बंदा पहुँचा लेकिन उसने आगे प्रोसीड नहीं किया, क्यों नहीं किया पता करो। तो वहाँ पर हाँ, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग देखेंगे एजेक्स इज़ यूज टू क्रिएट मोर इंटरेक्टिव एप्लीकेशंस। अगर PHP के साथ इसको हम लोग यूज़ करें, द फॉलोइंग एग्जाम्पल विल डेमोन्स्ट्रेट हाउ अ वेब पेज कैन कम्युनिकेट विद अ सर्वर वाइल अ यूजर टाइप कैरेक्टर्स इन एन इनपुट फील्ड। सो स्टार्ट टाइपिंग अ नेम इन द इनपुट फील्ड बिलो। तो आपको यहाँ पर अगर वो नेम से रिलेटेड कोई भी पीछे कॉम्बिनेशन अवेलेबल होगा तो आपको उसका सजेशन आएगा। जैसे मैंने यहाँ पर टाइप किया ए, तो जैसे हमारे स्टूडेंट्स का नेम आकिफ अख्तर, अरवाज आलम, अक्षय बालियान, इनके नेम आ गए। बी से क्या कोई नेम यहाँ पर अवेलेबल है? नहीं है। सी, फिर उसके बाद में डी से यहाँ पर अवेलेबल है दीपू कुमार राव एंड दिव्या गुप्ता। तो ये पूरा लिस्ट जो बना हुआ है अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं शो हिंट, तो यहाँ पर ये सब एरे के फॉर्म में रखे हुए नेम। तो जो भी कॉम्बिनेशन मैच करेगा वो कॉम्बिनेशन वहाँ पर आपका कॉल हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है। तो अभी ज़रा इसको समझो कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, एग्जाम्पल को समझेंगे। इन द एग्जाम्पल अबव, व्हेन अ यूजर टाइप अ कैरेक्टर इन द इनपुट फील्ड, अ फंक्शन कॉल्ड शो हिंट इज एग्जीक्यूटेड। द फंक्शन इज ट्रिगर्ड बाय द ऑन की अप इवेंट, यानी कि यूज़र ने जैसे कोई की प्रेस किया और उसका बाद जैसे ही बटन को रिलीज़ करेगा तभी आपका इवेंट फायर हो जाएगा। हेयर इज़ एन एग्जाम्पल। तो सबसे पहले तो हम लोग फॉर्म को समझेंगे, हमने फॉर्म बनाने के लिए क्या किया हुआ है। एक सिंपल फॉर्म है जिसमें कोई एक्शन नहीं है हमारे पास। हमने यहाँ पर एक लेवल टैग का यूज़ किया जिसकी हेल्प से हम लोग यहाँ पर फर्स्ट नेम लिख रहे हैं। सेकंड, हम लोगों ने यहाँ पर एक इनपुट टाइप टेक्स्ट फील्ड बनाया जिसका आईडी है एफ नेम, नेम है एफ नेम, और की अप के ऊपर हम लोगों ने एक फंक्शन ट्रिगर कराया है शो हिंट, जिसके अंदर हम लोग दिस डॉट वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं। और नीचे यहाँ पर हम लोगों ने एक पी टैग के अंदर स्पैन कॉल किया, सजेशंस लिखिए, जिसमें हमारा टेक्स्ट हिंट जो भी होगा वो हमें रिटर्न होगा। बात करते हैं जावास्क्रिप्ट की कि जावास्क्रिप्ट का यहाँ पर क्या काम हो रहा है। तो हमने एक फंक्शन बनाया शो हिंट जिसके अंदर एक पैरामीटर है स्ट्रिंग, ठीक है। इफ़ स्ट्रिंग डॉट लेंथ 2 टाइम इक्वल टू 0, या फिर आप ट्रिपल इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर वो 0 है तो हमारा यहाँ पर कुछ नहीं आएगा लिखा, ये ब्लैंक आएगा, देखो, ठीक है। तो यानी कि इफ़ का रूल समझ में आ गया, यानी तो इफ़ ने क्या करा, मेरे को वहाँ पर रिटर्न कर दिया ब्लैंक। एल्स, अगर वहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, जैसे मान लो कि मैंने बी लिखा लेकिन बी से कोई डेटा मेरे पास नहीं, तो क्या रिटर्न आ गया? नो सजेशन। तो ये नो सजेशन भी हमने यहाँ पर लिख के इसमें डाला हुआ है। अब नीचे आ जाओ, वेरिएबल XML HTTP, ये यूजर डिफाइंड नेम है, बट न्यू XML HTTP रिक्वेस्ट, दिस इज अ प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट ऑफ एजेक्स। XML HTTP जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया, अगर हम लोग इस लाइन को ना डिफाइन करते तो हम लोग सीधे लिखते न्यू XML HTTP रिक्वेस्ट डॉट ऑन रेडी स्टेट चेंज, ठीक है। तो ये वेरिएबल यहाँ कॉल करेगा तो ये वैल्यू यहाँ आ रही है, ठीक है, इक्वल टू फंक्शन if this dot ready state 2 times equal to 4 and this dot status 2 times equal to 200। 200 का मतलब ये होता है सक्सेस, जैसे कहते हैं ना 404 नॉट फाउंड, तो 200 का हम लोग यूज़ करते हैं पोर्ट का सक्सेस रिटर्न करने के लिए। यानी कि अगर रेडी स्टेट में वैल्यू है और वो कन्फर्म है, मतलब ट्रू है, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी टेक्स्ट इन डॉट इनर एस्टिमेट दिस डॉट रिस्पॉन्स टेक्स्ट हमारा वहाँ पर काम करेगा। रिस्पॉन्स टेक्स्ट मतलब जब आपकी क्वेरी चली यहाँ से, तो अगर उसने बैकएंड से कोई कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स ढूंढे तो वो आपको रिटर्न हो जाएंगे उसमें। फिर इसके बाद आप इसको क्लोज करोगे, लिखेंगे XML HTTP डॉट ओपन गेट। गेट इज़ अ मेथड, हम यहाँ पर डेटा कहीं से स्टोर किए हुए को फैच कर रहे हैं। अगर हम डेटा भेजते तो यूज़ होता पोस्ट, तो हमने यहाँ पर क्या लगाया है? गेट। गेट के बाद हम लोग किस फाइल से डेटा को गेट करा रहे हैं, तो हमारी फाइल का नेम क्या है? गेट हिंट डॉट PHP, जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पर दिखाया है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर हमने क्या लिखा? स्ट्रिंग, और उसके आगे पैरामीटर ट्रू या फॉल्स जो भी आप रखना चाहते हो, और यहाँ से हमने इस रिक्वेस्ट को सेंड करना है। तो एल्स में बेसिकली आपका सारा कुछ काम कर रहा है, और इफ़ में अगर आपका ब्लैंक है तो आपको यहाँ पर ब्लैंक दिखा रहा है, ये आपका लॉजिक है। इसके बाद में जो हमारी हिंट वाली फाइल है उसमें हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने एक वेरिएबल सेट किया ए, ये डेटा जो इसके अंदर स्टोर है वो एरे फॉर्म में स्टोर है, और यहाँ पर हमारा जितना भी नेम है हमने यहाँ पर कॉल किया है अपने। नीचे हम यहाँ पर गेट करें, गेट द क्यू पैरामीटर फ्रॉम URL।
अब ये क्यू पैरामीटर कहाँ से आया? अगर आप यहाँ देखेंगे, जब हम लोग डेटा को यहाँ से भेज रहे हैं तो हमने क्या लिखा, गेट हिंट डॉट पी एच पी क्वेश्चन मार्क क्यू इक्वल टू, तो क्वेरी यहाँ से चल रही है, ठीक है। तो हिंट बाय डिफ़ॉल्ट इक्वल टू ब्लैंक रहेगा। इफ़ क्यू आपका अनडिफाइंड नहीं है देन वहाँ पर अगर यूज़र कैप्स में लिख रहा है या लोअर में लिख रहा है तो आपका स्ट्रिंग पहली चीज़ तो लोअर हो जाए। स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है? अब जैसे मान लो यूज़र अगर सिंगल लेटर भी लिख रहा है तो भी यहाँ पर डेटा फैच हो रहा है, लेकिन अगर मान लो उसने आगे और कुछ लिखा, जैसे मैंने लिखा के, तब के नाम से आप देखो अक्षय और आकिफ, और अगर मैं ये के हटा देता हूँ तो मेरे को यहाँ पर अक्षय, अरबाज एंड आकिफ 3 लोग दिखाई दे रहे हैं। तो आप यहाँ पर जैसे जैसे लेटर टाइप करते जाओगे आपके कॉम्बिनेशन ऑफ जो वर्ड्स आपके आ रहे हैं वो भी रिफाइन होते चले जाएंगे, क्योंकि फिल्टर हो रहा है ना डेटा आपका, ठीक है। एल्स आपका जो भी रहेगा यहाँ पर, जैसे एक नेम अवेलेबल है उसके बाद में अगर कोई दूसरा कॉम्बिनेशन ऑफ नेम मिल रहा है तो वो भी आपको कॉमा लगा के उसके आगे कॉल होता जाएगा। तो ये जो हमारे पास 3 कॉम्बिनेशन आ रहे हैं वो इसकी वजह से आ रहे हैं। और इसके बाद में आपने लिखना है एको हिंट ट्रिपल इक्वल टू ब्लैंक है, तो यानी कि हमारा क्या है, एक तरह का टर्नरी ऑपरेटर हो गया जो हम लोग इफ एल्स लिखते हैं। इफ हिंट ट्रिपल इक्वल टू ब्लैंक तो लिखा है नो सजेशन, अदरवाइज हमारा हिंट रिटर्न हो हमें। तो अगर यहाँ पर नहीं होता है तो हमें नो सजेशन लिखा आता है, और अगर होता है तो हमें यहाँ पर उसका रिजल्ट दिख जाता है कि क्या हमारा उसके अंदर डेटा प्रोसेस हो रहा है। तो ये है आपकी वो फाइल गेट हिंट या शो हिंट जहाँ से आपके हिंट्स रिवील हो रहे हैं इधर। तो देखो बिना कोई पेज सबमिट किए, बिना ऊपर क्वेरी में आप देखो ऊपर यूआरएल में कुछ नहीं चल रहा है, लेकिन सारा काम जो कर रही है वो आपकी जावास्क्रिप्ट कर रही है यहाँ पर। अगर इस फाइल में हम ध्यान से देखें तो ये सारा काम किस में हो रहा है, इस जावास्क्रिप्ट में। ये सारा कुछ यहाँ से चल रहा है, क्योंकि एक होता है कि जब हम लोग कुछ गेट पोस्ट करते हैं यूआरएल पे लिखा आता है, लेकिन ये वाला बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल सीक्रेटली काम करता रहेगा पीछे से। इसी वजह से आज के डेट में लोगों को पता नहीं चलता कि हम सबमिट कर नहीं रहे लेकिन हमारा काम कैसे हो रहा है। वो इस तरह से हो रहा होता है कि जितना आप टाइप करते जा रहे हो उतना आपका बैकएंड के में डेटा इंजेक्ट होते जा रहा है। तो ये तो था फैच कराने के लिए, ऐसे इंजेक्ट कराने का भी सिस्टम काम करता है बिना सबमिट करे। क्योंकि हमने देखो ऐसा कोई सबमिट नहीं किया ना, हमने ना तो ऊपर कोई मेथड यूज़ करा इसके अंदर। यहाँ पर अगर आप फॉर्म में देखोगे एक्शन वगैरह सब ब्लैंक है, लेकिन मेथड हमने कहाँ यूज़ किया, मेथड हमने यहाँ यूज़ किया गेट, ठीक है। तो जैसे ये तो हुआ कि एक फाइल के अंदर मेरा सारा डेटा स्टोर था शो हिंट के अंदर, तो वहाँ से आ रहा है। अब मान लो कि मेरे पास कोई बैकएंड फाइल है, मतलब डेटाबेस के अंदर मेरा डेटा रखा हुआ है, तो वो कैसे आएगा? तो इस तीसरा एक जो एग्जांपल वो है एजेक्स डेटाबेस। ये फाइल पर आओ। सो एजेक्स कैन बी यूज्ड फॉर इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन विद अ डेटाबेस। Ajax database example. The following example will demonstrate how a web page can fetch information from a database with Ajax. तो यहाँ पर जैसे हम लोगों ने कुछ नेम यहाँ पर डिफाइन किए, नितिन, नीरज, तुषार, जयंत। तो जैसे हम लोग यहाँ से नितिन चूज करेंगे तो आप देख सकते हो बैकएंड से नितिन का डेटा आ गया निकल के। अब ये डेटा रखा कहाँ पर है एक्चुअल में? अगर हम लोग यहाँ से इसको देखें, हाँ पानी की बॉटल छूट गई आज। पहली बार में टाइम लेता है फिर क्विकली काम करता है। ये खुला। तो माई डीवी के अंदर हमने अपना एक माई स्टूडेंट्स बनाया हुआ है, और माई स्टूडेंट्स के अंदर हमारा यहाँ पर डेटा स्टोर है, ठीक है। इधर आइए, अगर हम लोग इसकी फाइल को ओपन करें यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर सारा कुछ वही है जो हम लोग पहले ही कर चुके हैं, कुछ नया नहीं है इसके अंदर, ठीक है। बट इस बार डिफरेंस क्या हो रहा है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ देखो ज़रा, हमारे पास एक फॉर्म फील्ड अवेलेबल है, इनपुट टाइप जिसको हम लोग जिसको हम बोलते हैं सेलेक्ट फील्ड, जिसमें हमारे क्या होते हैं ऑप्शंस आ जाते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं 1 2 3 4 नितिन, नीरज, जिसमें हम लोगों ने अब ये जो वैल्यू है 1 2 3 4, ये यहाँ पर तो 1 2 3 4 यूज़र को दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में जब ये यूज़र चूज़ करेगा तो ये 1 वैल्यू कहाँ जाएगा, यहाँ पर इस फाइल में family.php ?q इक्वल टू। तो अगर हम लोग इसमें आते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ज़रा इसको ध्यान से देखो। हमने लिखा q इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग लिखा इंटरवल गेट q। तो इसके पास क्या हो गया, वो नंबर आ गया जो यूज़र ने ड्रॉप डाउन में से चूज़ किया। फिर हमने यहाँ पर एक कनेक्शन बनाया, MySQL कनेक्ट लोकल होस्ट रूट पासवर्ड इज़ ब्लैंक, और हमने यहाँ पर लिखा है कि अगर हमारा कनेक्शन सही नहीं है तो कुड नॉट कनेक्ट का हमारा एरर वो थ्रो कर देगा हमें, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर डिफाइन किया MySQL _select_db, जिसमें हम लोगों ने अपना कनेक्शन कॉल किया, ठीक है, और
माई डी को हम लोगों ने अपना डेटाबेस का नेम दे दिया। एसक्यूएल क्वेरी में लिखा सेलेक्ट ऑल डेटा फ्रॉम माई स्टूडेंट्स वेयर आईडी इक्वल टू जो क्यू पैरामीटर से हमें रिसीव हो रही है। एक तो होता है कि हम लोग खुद से लिख के डालते हैं, अब तो यूज़र चूज़ कर रहे हैं ना, तो आपका लॉजिक वैसा होना चाहिए, यूज़र डिफाइन, यूज़र ने जो नंबर लिया वो डेटा आपको मिल जाना चाहिए। फिर हमने रिजल्ट प्रोसेस किया, माइस्क्यूएल अंडरस्कोर क्वेरी कनेक्शन एंड एसक्यूएल क्वेरी को यहाँ डालो, और एक टेबल के अंदर हम लोगों ने डेटा को लूप कर लिया। हमने क्या लिखा, एको टेबल फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल, और वाइल लूप के अंदर हम लोगों ने बॉडी को लूप कराया। हमने लिखा माइस्क्यूएल फैच एरे, डेटा किसके पास है, रिजल्ट के पास है। हमने लिखा रो में फर्स्ट नेम निकालो, लास्ट नेम निकालो और ईमेल निकालो। तो जब यूज़र वहाँ पर चूज़ कर रहा है 1, तो 1 का मतलब ये हो रहा है कि वो 1 आईडी को चूज़ कर रहा है, या 2 आईडी को चूज़ कर रहा है, 3 आईडी को चूज़ कर रहा है। तो विजुअली जो फ्रंट एंड पर यूज़र देख रहा है वो नेम सेलेक्ट कर रहा है, बट नेम क्या कर रहा है, एक नंबर पीछे पास कर रहा है। ठीक है, कि अब जो वैल्यू है वो 4 है या यहाँ पर 2 है अपना, इस तरह से। और आपका डेटा बिना पेज को रिलोड करा है, बिना यूआरएल में कुछ भी चेंजेस हुए, आपका डायरेक्टली डेटा डिस्प्ले हो रहा है। इसको ऐसा समझो जैसे हम आते हैं अपने एपटेक की वेबसाइट पे, और यहाँ पर मैं लॉगिन करके कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब आप यहाँ देखोगे कि हम सेलेक्ट कोर्स फैमिली पर आ सकते हैं, लेकिन सेलेक्ट सेमेस्टर में नहीं आ सकते। तो ये कब आएगा डेटा इसके अंदर, जब यूज़र यहाँ से कोई भी ऑप्शन इस ड्रॉप डाउन में से चूज़ करेगा। तो लेट्स से मैंने यहाँ से चूज़ किया ब्रॉडकास्ट एडिटिंग, जैसे ही मैंने वो चूज़ किया डेटा यहाँ आया, एडिटिंग को चूज़ किया डेटा इसमें आया, इसको चूज़ किया डेटा इसमें आया। समझ रहे हो, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, कि जब तक प्रीवियस वाले पे डेटा नहीं होगा तब तक नेक्स्ट वाला एक्टिव नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी आपका एजेक्स फिल्ट्रेशन का वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है। इस तरह से आप 1 बाय 1 डेटा करके एक दूसरे में पास करा सकते हो। तो ये आते हैं बेनिफिट कि जैसे मान लो आप ई कॉमर्स को ही चला रहे हो, और हम यहाँ से कैमरा में आ जाते हैं। अब जब हम लोग कैमरा के अंदर आते हैं, लोडिंग वगैरह सब हो गया, अब हम यहाँ से फिल्टर करेंगे डेटा को। लेट्स से मॉडल वॉडल कहीं दिखाई दे रहा है इसमें, चलो यहाँ से हम लोग रेटिंग के बेसिस पे कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने जैसे चूज़ किया से 4, तो क्या हुआ, ऊपर क्या कोई लोडिंग हुई क्या, ध्यान से देखना, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, सिर्फ उतना पार्ट आपका चेंज हो रहा है पेज में ऊपर, ना तो यहाँ यूआरएल में कोई चेंज आ रहा है, ना ही मेरे टैब के ऊपर कोई लोडिंग का मुझे फीचर दिखाई दे रहा है। तो अगेन एजेक्स। ठीक है, तो जब हम लोग रिएक्ट में काम करते हैं ना, तो रिएक्ट में चलती है JSX, मतलब क्या हुआ, जावास्क्रिप्ट XML। तो यानी कि फ्लिपकार्ट जो है, अगर हम लोग यहाँ पर आएँ इसके लैंडिंग पेज पर और ये पता लगाएं कि फ्लिपकार्ट बना किस में है, ये ऐसे काम क्यों करता है, तो यहाँ पर अगर हमारे पास एक प्लगइन अवेलेबल हो वेब एप्लाइज़र के नाम से, तो ये मुझे ये बता देता है कि ये प्रोजेक्ट किस पे बना, रिएक्ट में, क्योंकि रिएक्ट चलती है XML में मिक्स होके, इसी वजह से रिएक्ट में लोडिंग नहीं दिखती हमें, समझ रहे ना। तो फेसबुक जो बना वो रिएक्ट में चल रहा है, लेकिन उसके साथ में PHP जुड़ा हुआ है API की फॉर्म में, क्योंकि फेसबुक ने PHP लिखा था, मतलब या कह सकते हो कि PHP पहला है, देन उसके ऊपर फेसबुक बना। ठीक है, बाद में उन्होंने और इंटरेक्टिव बनाने के लिए, यूज़र को क्लिक ना करना पड़े, तो उन्होंने रिएक्ट का यूज़ किया, क्योंकि रिएक्ट वर्चुअल डोम का यूज़ करता है। वर्चुअल डोम का मतलब ये हुआ कि आप स्क्रीन पर जितना पार्ट देख रहे हो सिर्फ उसी का लोड कंसिडर होगा, इसके नीचे क्या है इससे कोई मतलब नहीं है, समझ गए। जो सामने आया वो लोड, जो नीचे है या ऊपर चला गया वो लोड नहीं है। दिस इज अ वर्चुअल डोम। और एंगुलर जो होता है वो पूरे पेज को, या फिर जो इससे बाकी की लैंग्वेज होती है वो पूरे पेज का लोड कंसिडर करके चलती हैं। अब यूज़र को काम है सिर्फ इतने एरिया में, लेकिन पेज में पूरे में चल रहा है। तो आप नोटिस करते हो कि इसमें स्क्रॉल बार कहीं नहीं होता, नहीं है ना स्क्रॉल बार। अगर कोई दूसरी वेबसाइट चलाओगे तो उसमें आपको स्क्रॉल बार दिखाई देगा। ठीक है, क्या हम यहाँ पर कुछ ऐसा देख रहे हैं, नहीं है ना, ये डिफरेंस है।
तो देखो पीएचपी को लोग बोलते हैं कि भाई स्लो होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, लेकिन पीएचपी स्लो नहीं है एक्चुअली। किसी भी चीज़ को अगर गलत तरीके से चलाओगे तो वो चीज़ गलत ही कहलाएगी। अगर आप उसको सही तरीका जानते हो ऑपरेट करने का तो बढ़िया है। जैसे लोग कहते हैं कि भाई अगर मान लो मुझे कोई सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदनी है और लोग जाते हैं देखने, मीटर में देखते हैं अरे ये तो 1 लाख किलोमीटर चल गई, इसकी तो लाइफ खत्म हो गई। ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। कार मैन्युफैक्चरर ने या बाइक मैन्युफैक्चरर ने क्या करा भाई, बाइक जो होती है 99,999 किलोमीटर चलती है, उसके बाद में मीटर रिसेट हो जाता है। कार जो चलती है वो 9,99,999 किलोमीटर चलती है। कार की लाइफ इतनी होती है, लेकिन लोग उसकी लाइफ का 10% ही यूज़ कर पाते हैं। लोग सोचते हैं हमने लाख किलोमीटर चला दिया जी, हमने पूरी गाड़ी इस्तेमाल कर ली। नहीं करी तुमने इस्तेमाल। उसके इंजन का जो कैपेसिटी था बहुत ज़्यादा था। एक जो वो देखते हो जो इको वैन वगैरह जो घूमती रहती है डिलीवरी वाली, उनके इंजन 10-10 लाख किलोमीटर चलाते हैं, फिर भी कुछ नहीं होता। अगर चलाने वाला बंदा सही है, उसको पता है कैसे चलाना है। अब हमें चलाना तो है लेकिन हमने सर्विस नहीं करानी, इंजन ऑयल हमने लोकल डलवाना है, तो फिर क्या ही होगा उसका। सेम वैसे ही इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ कि अगर आपको इसके ये नहीं पता कि गलत और सही क्या है यूज़ करने का, तो आप जैसे वर्डप्रेस बदनाम है इंडस्ट्री में कि भी बहुत इजीली हैक हो जाता है। अपनी गलती से होता है। आप थीम खरीदना नहीं चाहते, प्लगइन आप खरीदना नहीं चाहते, कहीं से कॉपी पेस्ट करके डाल दोगे। भाई जिसने वो बनाया फ्री में, उसने अपना कुछ बग छोड़ दिया उसके अंदर, वो तुम्हारी वेबसाइट को हैक ही तो करेगा और क्या करेगा। आप पैसा खर्चोगे नहीं, तो यही होगा। तो ऐसा नहीं कि वर्डप्रेस की वेबसाइट सिक्योर नहीं होती, ना जाने कितने न्यूज़ पोर्टल्स बड़े बड़े उसी पे चल रहे हैं। जैसे इंडियन एक्सप्रेस, अगर आप देखोगे तो वर्डप्रेस के ऊपर बना हुआ है पूरा। ये देखो, अब ये कोई छोटी मोटी कंपनी तो नहीं है ना इंडियन एक्सप्रेस, इसका अपना एक नाम है बहुत तगड़ा। ये पूरा वर्डप्रेस के ऊपर लिखा हुआ है। ये पूरा देखो वर्ड WP कंटेंट लिखा रहा है। WP कंटेंट मतलब वर्डप्रेस कंटेंट, ठीक है। तो ऐसी थोड़ी ना उन्होंने बना दिया इतना बड़ा पोर्टल जिसके ऊपर वो आज की डेट में लाखों का रेवेन्यू निकाल रहे हैं अपना एड्स के थ्रू। सिर्फ गूगल एड्स ही आते हैं इनके ऊपर सबसे ज़्यादा। हाँ, ये सब न्यूज़पेपर थीम ही चलती है इनकी। आज तक है वो भी वर्डप्रेस है, सब वर्डप्रेस का यूज़ करता है। अब सोचो कि अगर इतने सस्ता था वर्डप्रेस तो फिर क्यों लोग यूज़ कर रहे हैं। तो क्यों उन्होंने भाई साहब हर चीज़ को या तो बनवाया डेवलपर रख के वर्डप्रेस का स्पेशली, या फिर उन्होंने चीज़ों को खरीद के यूज़ किया। तो यहाँ पर बस दिक्कत यही है लोगों में कि पैसा खर्च करना नहीं, चीज़ें सारी मिलनी चाहिए। लॉस तो होना ही होना है। जैसे मैंने आपको बताया था जब डेटाबेस हम लोग पढ़ रहे थे कि SQL इंजेक्शन, जिसमें मैंने आपको बताया था बाइंडिंग पैरामीटर वाला हम लोगों ने पार्ट पढ़ा था। क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क अगर यूज़ करेंगे तो कोई मुझे सस्पिशियस डेटा सबमिट नहीं कर सकता उसके अंदर। या जैसे हम लोगों ने ट्रिम वगैरह जो पढ़ा था, स्ट्रिप क्लासेस जो हम लोगों ने पढ़ा था PHP के अंदर, तो जब लोग सिक्योरिटी का यूज़ करेंगे तो ये दिक्कतें नहीं आएंगी। अब मार्केट में एक बहुत बड़ा मिथ आपको बताता हूँ। लोग कहते हैं जी PHP का मार्केट नहीं है। PHP का मार्केट 80% का है। आप कोई भी वेबसाइट बनाने जाओगे PHP पे दिखेगी आपको। ये देखो, अगर हम लोग खाली PHP फ्रेमवर्क सर्च कर लें तो ये देखो इतना बड़ा PHP का मार्केट है। लारावेल सबसे ज़्यादा जॉब्स निकलती हैं, फाल्कन सबसे ज़्यादा जॉब निकलती हैं, केक PHP, कोऑर्डिनेटर, और नीचे आता प्राडो में सबसे ज़्यादा जॉब निकलती है। ड्रूपल आपको मिल जाएगा, वर्डप्रेस आपका उसी का पार्ट है, जुमला आपका उसी का पार्ट है। तो देख रहे हो इतना बड़ा मार्केट एक्वायर करके बैठा हुआ है खाली PHP। और ऐसा नहीं PHP के अंदर जॉब्स नहीं, पता है सिर्फ रिएक्ट की अगर हम लोग बात करें, रिएक्ट का मार्केट 5 से 6% का भी नहीं है। क्यों? क्योंकि रिएक्ट में जो वेबसाइट बनती है बहुत हाईली एक्सपेंसिव होती है। मतलब एक मरी से मरी वेबसाइट मान के चलो 1.5 लाख रुपए की बन के तैयार होती है रिएक्ट के अंदर, क्योंकि भी सस्ती नहीं होती ना, डेवलपर सस्ते नहीं होते भाई। अगर इतना ही सस्ता होता तो रिएक्ट वाले बंदे घूम रहे होते ऐसे ही। तो क्योंकि रिएक्ट वगैरह चीज़ें वो लोग सीखते हैं जनरली जो लोग BTech BCA होते हैं, और फिर उनको डेडिकेटेड फुल स्टैक या फ्रंट एंड या बैक एंड के अंदर डेडिकेटेड जॉब मिलती है। तुम्हारे कोर्स में रिएक्ट को डालने का सबसे बड़ा रीज़न ही ये है ताकि आप लोग भी उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो जो मार्केट में चल रहा है। लेकिन ध्यान रखना डायरेक्ट में रिएक्ट में जॉब बहुत मुश्किल से मिलेगी। कम से कम तुम्हें 2 से 3 साल इंडस्ट्री में जॉब कर लेना है, और अगर आप उस एक्सपीरियंस को रिएक्ट के साथ दिखा सकते हो तो तुम्हारे लिए एंट्री बन जाती है। नहीं तो बिना BTech BCA के रिएक्ट या एंगुलर के अंदर जॉब्स नहीं मिलती हैं। ठीक है, ये डिफरेंस है। बट रिएक्ट अगर आप जावास्क्रिप्ट जैसा आपने पढ़ी है तो बहुत इजीली रिएक्ट आप चला सकते हो। एक दिन में रिएक्ट के अंदर बंदा वेबसाइट बनाना सीख जाता है।
कोई ज़्यादा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं कि भाई पेज कैसे बिना लोडिंग के हम लोग चलाएं उसके अंदर, राउट्स कैसे बनते हैं, तो बहुत इजीली हो जाता है। रिएक्ट का फिर बैकएंड आता है नोड जेएस। जैसे हम लोग पीएचपी चला रहे हैं तो पीएचपी जो है फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों में काम करती है, ठीक है। रिएक्ट सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपमेंट में काम करती है, पीएचपी फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपमेंट दोनों में काम करती है। पीएचपी इतनी वर्सेटाइल है। और पीएचपी के लिए सिर्फ जावास्क्रिप्ट अच्छे से आनी चाहिए तो तुम सारी पीएचपी चला सकते हो, क्योंकि लॉजिक तो सारे वही लग रहे हैं ना। अभी तक जो तुमने देखा हो कुछ नया नहीं है उसके अंदर, बस लिखने का तरीका बदल गया। कॉन्कैटिनेशन जेएस चलती है प्लस पर, ये चलती है डॉट पर। भाई दो चीज़ हम लोग जोड़ रहे थे, क्या लगाते हैं, डॉट लगाते हैं ना इसमें। अब जैसे रिएक्ट अब मैं आप काम करूँ वहाँ प्लस चलता है, वो बिल्कुल जेएस के ऊपर बेस्ड है। तो जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम लोग इंडीड वगैरह अगर पे एक नज़र डालें, नो डाउट आपको रिएक्ट के पैकेज थोड़े तगड़े दिखाई देंगे, बट पीएचपी के भी ऐसे बेकार नहीं मिलेंगे आप। यहाँ पर हम लिखते हैं पीएचपी डेवलपर, ठीक है। यहाँ पर जाके आप डाल दें गुरुग्राम हरियाणा फॉर एग्जांपल एंड फाइंड जॉब पर आप क्लिक करो। क्या दिखाई दे रहा है, 10 लाख से 20 लाख का पैकेज दिख रहा है डेवलपर का पीएचपी का, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो जूनियर पीएचपी डेवलपर 60,000 रुपये सैलरी, ठीक है। जूनियर पीएचपी डेवलपर 7 लाख का पैकेज मिल रहा है। तो हल्का नहीं समझना पीएचपी को, क्योंकि जो लोग ये मार्केट में मैथ फैला रहे हैं जी पीएचपी का कुछ नहीं है, पीएचपी ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि बाकी लैंग्वेजेस के लिए आपको टेक्निकल सीख के आना होता है पहले से, यानी कि बैकग्राउंड होना चाहिए, बीटेक बीसीए या फिर और अदर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। बट पीएचपी ये कहता है कि मुझे चलाने के लिए एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट पढ़ लो, मुझे इजीली चला सकते हो। दिस इज अ डिफरेंस। तो अलग अलग जगह पर सर्च करोगे आप, जैसे ग्रेटर नोएडा, आपको अलग अलग हिसाब से पैकेजेस वगैरह दिखते रहेंगे इसके अंदर, ठीक है। और एक वेब डेवलपमेंट में अगर आप करियर की शुरुआत करना चाह रहे हो तो पीएचपी से बेस्ट लैंग्वेज कोई नहीं है, सबसे बढ़िया लैंग्वेज। ऐसी ना रिएक्ट का देखो, रिएक्ट जेएस डेवलपर, गुरुग्राम सर्च कर लेते हैं, फाइंड जॉब पर क्लिक करोगे तो देखो क्लोज टू दिखाई दे रहा है ना पैकेजेस। यहाँ देखो जैसे 11 लाख से 13 लाख का पैकेज आ रहा है रिएक्ट जेएस में। रिएक्ट जेएस में जो हमारे पैकेजेस जाते हैं अप टू 40 लाख तक जाते हैं रिएक्ट जेएस के अंदर। और अगर आप फुल स्टैक बन जाते हो तो आपका अगर 7-8 साल का के पास एक्सपीरियंस, 1 CR तक के पैकेज जाते हैं। हमारे वेब डेवलपमेंट के अंदर जो सबसे टॉप लेवल के लोग हैं, मैक्सिमम जो हमारे कहते हैं ना कि जैसे गवर्नमेंट जॉब के अंदर जैसे डीएम एसडीएम होते हैं, उनकी मैक्सिमम सैलरी कितनी होती है, 2.5 लाख रुपए से ऊपर नहीं होती, वो कैप है। वैसे हमारे इसमें जो आईटी सेक्टर के अंदर सबसे हाईएस्ट पैकेज लगता है वो 2.5 करोड़ पर मंथ का होता है, इससे ऊपर का पैकेज नहीं होता, यही लास्ट नंबर है, इतने पैकेज तक लोग जाते हैं। जैसे गूगल वगैरह में अगर कोई बंदा फ्रेशर लगता है ना, तो मान के चलो कि मिनिमम 1 लाख स्टार्टिंग में और अप टू 2 लाख पर मंथ का पैकेज लगता है। गूगल के अंदर का स्टैंडर्ड है ये कि मिनिमम 1 का तो तुम्हें मिलना ही मिलना है, चाहे तुम बिल्कुल बेसिक पर सेलेक्ट हुए। चलो पहला पार्ट क्लियर हुआ, यानी कि एजेक्स हमारे फ्रंट एंड को इतना स्मूथ बना देता है, बिल्कुल जैसे कि हम लोग सिंगल पेज एप्लीकेशन चला रहे हैं लाइक रिएक्ट।
मतलब हम काम PHP में कर रहे हैं लेकिन मज़ा रिएक्ट वाला नहीं, कोई लोडिंग नहीं, कुछ नहीं, सारा काम बिल्कुल सीमलेस चलता रहेगा। ठीक है। अब जैसे पहले के एक होता है, ये है आपका PHP सॉरी, एक होता था सबसे ओल्डर टेक्नोलॉजी, दैट इज़ अ JSP, जावा सर्वर पेज। वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसको बेसिकली ओरेकल ने बनाया था। और उसके बाद में इंट्रोड्यूस हुआ आपका माइक्रोसॉफ्ट का ASP, एक्टिव सर्वर पेज। और सबसे लेटर ऑन आया आपका PHP, जिसको हम लोग पर्सनल होम पेज या फिर हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर बोलते हैं। सो JSP जनरली यूज़ होता है आपका जहाँ पर बैंकिंग से रिलेटेड वेबसाइट्स बनती हैं, तो वो चलता है आपका पूरा JSP में। और जैसे मैंने आपको अपना पोर्टल दिखाया था अभी, वो हमारा बना है ASP के अंदर पूरा, एक्टिव सर्वर पेज। ठीक है। जनरली जितनी भी ERPs वगैरह होती हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स कॉलेजेस वगैरह के जो पोर्टल्स होते हैं वो सब आपके इसी में ही होते हैं, ASP में। लेकिन इन दोनों में देखा जाए जो सबसे फास्ट और लाइट वेट लैंग्वेज है वो है PHP। PHP बहुत फास्ट डेटा प्रोसेस करके देता है आपको, इतना टाइम नहीं लगता PHP के अंदर। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। कैप्स लॉग ऑफ, एग्जाम्पल एक्सप्लेन। In the example above, when a user select a person in the drop down list above, a function called show user is executed. The function is triggered by the on change event। ठीक है। तो ये हमारा ऑन चेंज इवेंट, यानी कि जो वैल्यू मेरे पास है वो चेंज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। तो इस तरह से आपका ये वाला पार्ट फंक्शन कर रहा है इसमें। अब जो हमने यहाँ पर ये कोड लिखा है इसके लिए, इसको ज़रा समझ लेते हैं। family.php। फर्स्ट जो इस फाइल के अंदर हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि हमारा क्वेरी में क्या आ रहा है। तो यहाँ पर जाके लिखेंगे फर्स्ट चेक इफ पर्सन इज सेलेक्टेड if no person is selected। तो हम लोग वहाँ पे क्या लिख रहे हैं, str इक्वल टू ब्लैंक। क्लियर द कंटेंट ऑफ टेक्स्ट हिंट, हमने एच शायद बड़ा लिखा था वहाँ पर, टेक्स्ट हिंट and exit the function if a person is selected, do the following।
यूएल टैग बना लूँ, एक एल आई बना लूँ, क्रिएट एन XML HTTP request object. This is a predefined. Next, create the function to be executed when the server response is ready. Next, send the request off to a file on the server. Notice that a parameter which is Q is added to the URL. URL stands for Uniform Resource Locator with the content of the drop down list. ये LI होगा। तो हमने जो इस फाइल से डेटाबेस से भेजा है, तो हमने क्या भेजा है यहाँ पर क्यू पैरामीटर। से बाहर आइए, the PHP file the page on the server called by the JavaScript above is a PHP file called family.php. The source code in family.php runs a query against a MySQL database and returns the result as HTML. तो जो हमारा स्क्रिप्ट हमने यहाँ पर लिखा हुआ है ये हमारा यहाँ से हमारा रिक्वेस्ट भेज रहा है इस फाइल के अंदर, और इस फाइल के अंदर जो हमारा रिक्वेस्ट जाता है तो वो हमारा बैकएंड के साथ कम्युनिकेट करता है और हमारा डेटा जो है हमें रिटर्न करता है फ्रंट एंड के ऊपर। तो ये है आपका एजेक्स का कमाल। तो जब भी आपके कहीं पर ऐसी रिक्वायरमेंट है कि जहाँ पर आप बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो जिसमें आप चाहते हो कि बार बार बहुत ज़्यादा लोडिंग ना हो और आपका यूज़र बेस बहुत बड़ा है, तो इससे बढ़िया तरीका कोई नहीं है, क्योंकि इसमें एंटायर पेज रिलोड नहीं होगा। क्योंकि जितनी बार पेज रिलोड होता है उतनी बार रिक्वेस्ट सर्वर पर जाती है, और सर्वर पर जब जाएगी तो सारा डेटा जो ऑलरेडी है मेरे पास, मुझे काम चाहिए इतना लेकिन पेज करा रहे लोग इतना रिलोड, तो सर्वर की परफॉर्मेंस पर इम्पैक्ट आता है। तो अच्छे जो डेवलपर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि एक सस्ते सर्वर पर भी एक बढ़िया प्रोजेक्ट रन करा देते हैं, और एक अनाड़ी डेवलपर जो होगा वो कहेगा कि भाई साहब मेरे को एक अच्छा सर्वर चाहिए, ठीक है, लेकिन कल को मान लो उस सर्वर के ऊपर बहुत ज़्यादा यूज़र बेस बड़ा हो गया तो वो सर्वर भी आपका किसी काम का नहीं है, क्योंकि आपका कोड लिखने का तरीका गलत है। तो मेन चीज़ ये ध्यान में रख के चलो कि अगर यूज़र बेस आपका तगड़ा होने वाला है आगे चल के, तो आप डे वन से प्लानिंग डिज़ाइनिंग इस तरह से लेके चलो कि आपका कोड लाइट वेट बना रहे, ठीक है। सो जैसे न्यूज़ प्लेटफॉर्म जितने भी होते हैं वहाँ पर न जाने कितने लोग न्यूज़ पढ़ने जाते हैं, जैसे आज तक की काफ़ी अच्छी खासी पॉपुलैरिटी है, क्योंकि वो एक दिन के ऊपर बैनर ऐड का 25 लाख रुपए लेता है, तो वो किसी बेसिस पर ही ले रहा है क्योंकि उसका इतना बड़ा रीडरशिप है। जैसे अभी क्या है ना, एक डेली हंट, अगर नाम सुना आपने, वैसे तो ये लॉस में चल रहा है प्रोजेक्ट डेली हंट जो है,
बट ये बहुत बड़ा बन चुका है आज की डेट में। इन्होंने कोई प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ा और उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से इसको बनाया एक सोशल मीडिया की तरह, एक न्यूज़ पोर्टल। हाँ हाँ, तो ये ना वैसा नहीं दिखता जैसा मतलब बाकी के न्यूज़ पोर्टल्स दिखते हैं। और आज की डेट में इनके पास जो न्यूज़ है वो खाली एक जगह से नहीं है, ये सभी रिसोर्स से न्यूज़, जैसे इंडिया टुडे का देख रहे हो, इनके पास न्यूज़ है, द हेल्थ साइट का आपको उनका डेटा मिल जाएगा, देखो बॉलीवुड, ये तो मतलब एपीआई से कैप्चर होती होगी। हाँ, ये इन्होंने सबकी एपीआईज वगैरह लेके अपना काम चला रखा है। तो जैसे हम भी काम करते थे, जैसे मैं जब एएनआई के साथ काम करता था तो हम लोग के पास एक दिन के अंदर, मैंने जैसे बताया होगा शायद पहले भी, कि मिनिमम 600 से 700 न्यूज़ पर डे की और अप टू 1400 से 1500 न्यूज़ पर डे की आती थी। सोचो एक दिन में इतनी न्यूज़ होती है, और एक न्यूज़ की लाइफ 5 मिनट से ज़्यादा की नहीं होती, क्योंकि थोड़ी देर बाद फिर कोई नई न्यूज़ आ गई तो वो न्यूज़ नीचे होती चली जाती है तुरंत। ऐसे सोशल मीडिया पे भी होता है कि अगर आप कोई पोस्ट डाल रहे हो, रील डाल रहे हो, तो आप ये सोचो एक महीने बाद बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, नहीं, करना होगा तभी करेगी, नहीं तो वो ख़त्म है, 5 मिनट के बाद में उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। तो उसी टाइम पर जितना आप उसको पोस्ट शेयर जो मर्जी करा लो, ठीक है, तभी आपको फ़ायदा है, उसके बाद में कुछ नहीं हो सकता। तो सोशल मीडिया में भी 5 मिनट से ज़्यादा की लाइफ होती नहीं है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि कोई रीपोस्ट कर देता है आपकी रील को, तो फिर से आपकी वो रिवाइव हो जाती है। आज हमारे यहाँ बोटिंग थी, मैं सुबह बोट डालने गया, लेकिन वहाँ पर भीड़ इतनी ज़्यादा है कि वैसे कितनी देर खड़े रहोगे। शाम को जाकर डालेंगे, इवनिंग टाइम शायद 5:30 होता है लास्ट। ऐसे ही होता था, 5 साढ़े 5 ऐसे देख लेंगे। दिल्ली में तो शायद नेक्स्ट मंथ है ना। ठीक है, चलो। नेक्स्ट, नंबर 4, एजेक्स एक्सएमएल डॉट PHP। लिखिए VS5 डॉट कंटेनर डॉट रो डॉट कॉल H1 एजेक्स एक्सएमएल। हमने VS5 इंट्रोड्यूस नहीं किया था क्या इसमें? ओके, अब से तो यहाँ पर हमें इस फाइल में थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। डबल कोट में सिंगल कोट चलता है। ठीक है, तो देखो इस पेज में कोई CSS नहीं है,
लेकिन ये फाइल का डेटा किस में जाएगा, डेटाबेस वाली फाइल में, वहाँ पर सी एस एस हमारा ऑलरेडी अवेलेबल है, तो हमारा काम हो जाना चाहिए। यहाँ आएंगे, रिफ़्रेश करेंगे, फिर से चेक करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे क्या गलती करते हैं, वो लोग ना उस पर क्या कहते हैं, पीएचपी में सीएसएस लगा देते हैं और फिर वो काम नहीं करती। तो ध्यान रखना है कि आप कोर पीएचपी के कोड में क्लास डायरेक्टली लिखो, क्योंकि डेटा तो अल्टीमेटली कॉल आपका उसी में जाके होगा, तो वहाँ पर अपना आप वो काम करेंगे। यहाँ कहीं कुछ कलाकारी नहीं करना कि यहाँ पर पता चला हम लोग कॉल करा रहे हो, इंसर्ट करा रहे हो सीएसएस को, तो ये बहुत बड़ा लोडिंग टाइम लेगा। सम टाइम एग्जीक्यूट होगा, सम टाइम नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसी गलतियाँ बच्चे कर चुके हैं अपने। चलो अब आते हैं अपनी एक्सएमएल फाइल के अंदर। एजेक्स एंड एक्सएमएल। एक्सएमएल की फुल फॉर्म होती है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। एक्सएमएल एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर कोई भी टैग प्री डिफाइन नहीं होता है। यहाँ पर आपको जो टैग बनाना है, मदर, फादर, चाइल्ड, सिबलिंग, जो मर्जी टैग का नाम लिखो, बस क्लोज करना होता है उसी नाम से जिस नाम से डिफाइन किया होता है हम लोगों ने। और डेटा स्ट्रक्चर करने के लिए हम लोग इसका बेसिकली यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एक्सएमएल में बस ये ध्यान रखना है, कोई भी प्री डिफाइंड टैग अपना नहीं है, ठीक है। सब कुछ यूजर डिफाइंड होता है। चलिए, एजेक्स कैन बी यूज्ड फॉर इंफॉर्मेटिव या इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन with an XML file. Ajax XML example. The following example will demonstrate how a web page can fetch information from an XML file with Ajax. यहाँ पर जाके कुछ एग्जाम्पल वगैरह डिफाइन कर लूँ और इसमें डिफाइन कर लूँ। रिफ्रेश, ये आगे हमारी फाइल इसके अंदर। चलिए, तो इसमें यहाँ ये एक ड्रॉप डाउन बना लो, और ड्रॉप डाउन हम लोग यहीं से यूज़ करेंगे, डेटाबेस वाला। यहाँ जाकर डिफाइन कर दें, लाइक सेलेक्ट अ, जैसे कि हमने डिफाइन किया CD। सेलेक्ट का नेम डिफाइन कर दो यहाँ से CDs, और यहाँ पर लिख देते हैं लाइक शो CD दिस डॉट वैल्यू। इस पे जाकर कुछ नेम डिफाइन कर दो, लाइक जैसे CD1, CD2, CD3 एंड CD4। और यहाँ जाके डिफाइन कर देंगे। आप चाहो तो कोई नेम भी ले सकते हो, जैसे हम क्या करें यहाँ पर, हाँ ठीक है, इसको कॉपी कर लो।
आके कॉल करा दो। तो वैल्यू में हम लोग सेम नेम पास कर रहे हैं यहाँ से। और फॉर्म टैग के बाद हम यहाँ पर एक डिव बना लेंगे, इसको एक आईडी देंगे यहाँ से, लाइक टेक्स्ट हिंट, और यहाँ जाके आप लिख देंगे CD info will be listed here। यहाँ ये अपनी अपनी फाइल को रिफ्रेश करो, तो यहाँ से हमने अपना कुछ डेटा इस तरह से डिफाइन कर लेना है। ऊपर आओगे, यहाँ पर हमने यहाँ पर शो यूज रखा है, तो हमारे इसका नेम क्या हो जाएगा, शो CD। इसको यहाँ पर चेंज कर दो, ठीक है। ये सब कुछ अपना एज इट इज़ रहेगा, टेक्स्ट हिंट वगैरह हमारा यहाँ से अपनी रिक्वेस्ट वगैरह सब कुछ सेम रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं करना अपने। और बस यहाँ से हम लोग जाके अपनी एक फाइल बना देते हैं, जैसे कि get cd.php। get cd.php के नाम से एक फाइल बना लो, ठीक है। और यहाँ से हमें बेसिकली इसके अंदर अपना डेटा जो है वो लोड करवाना है। तो फैमिली वाला आप एग्जांपल कॉपी करो और गेट सीडी वाली फाइल में कॉल करा लो, इसको बंद कर दो। यहाँ जाएंगे, सबसे पहली चीज़ कि हमारा जो डेटा इसमें आ रहा है वो क्यू पैरामीटर के थ्रू आ रहा है, तो आप यहाँ जाके लिखें $q इक्वल टू गेट क्वेरी, और यहाँ हम लोग जाके डिफाइन करेंगे $XML doc इक्वल टू न्यू डोम डॉक्यूमेंट, एंटर XML doc लोड। यहाँ पर जाके आप अपनी फाइल को कॉल करा दोगे इसके अंदर। तो हम लोग जैसे यहाँ लिखें cd_catalog.xml और इसको बंद कर दो। नेक्स्ट यहाँ जाकर हम लोग डिफाइन करेंगे $x इक्वल टू XML doc और डॉक्यूमेंट एलिमेंट, इसको लिखो डॉक्यूमेंट डॉट या गेट इसको लिखो गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, और इसमें हम लोग लिख देंगे आर्टिस्ट का हम लोग अपनी XML फाइल में यानी कि cd_catalog में टैग बनाएंगे, और यहाँ से फॉर लूप चला देंगे। लिखेंगे फॉर कैप्स लॉक ऑफ, या लिखेंगे $i इक्वल टू 0, $i इज लेस देन $x, लेस देन इक्वल टू
डॉलर एक्स, और डॉलर एक्स के अंदर से हमने क्या निकालना है, लेंथ -1, और डॉलर आई में इंक्रीमेंट प्लस प्लस, कर्ली ब्रेसेस, अपेंड। नेक्स्ट यहाँ पर प्रोसेस करो, ओनली एलिमेंट नोड्स, लिखिए इफ कंडीशन, इफ डॉलर एक्स आइटम, इसमें हम लोग लूप करा देंगे डॉलर आई को, नोड टाइप टू टाइम इक्वल टू 1, if डॉलर एक्स आइटम डॉलर आई चाइल्ड नोड्स आइटम 0 एंड नोड वैल्यू 2 टाइम्स इक्वल टू डॉलर क्यू, यानी कि जो हमारी क्वेरी में डेटा आ रहा है, यहाँ से एंटर करेंगे, यहाँ जाके लिखिए डॉलर वाई इक्वल टू डॉलर एक्स आइटम डॉलर आई, यहाँ पे लिखेंगे पेरेंट नोड, सेमीकोलन, एंटर करेंगे, कर्ली ब्रेसेस यहाँ पर क्लोज करेंगे इसका इस तरह से। नेक्स्ट यहाँ लिखिए डॉलर सी डी इक्वल टू डॉलर वाई चाइल्ड नोड्स, इसको भी फॉर लूप करा दो, फॉर लूप डॉलर आई इक्वल टू 0, डॉलर आई इज लेस देन डॉलर सी डी लेंथ एंड डॉलर आई प्लस प्लस, कर्ली ब्रेसेस, प्रोसेस ओनली एलिमेंट नोड, if डॉलर सी डी आइटम डॉलर आई नोड टाइप 2 टाइम्स इक्वल टू 1, यहाँ लिखेंगे एको बी टैग यानी कि बोल्ड डॉट, कॉन्कैटिनेशन करेंगे डॉलर सी डी आइटम डॉलर आई यानी कि लूप चाइल्ड नोड, या इसको लिखो नोड नेम डॉट बी टैग क्लोज, एंटर, एको डॉलर सी डी आइटम डॉलर आई चाइल्ड नोड्स आइटम, अगर 0 है तो यहाँ से नोड वैल्यू रिटर्न हो जाए हमें, अगेन एको यहाँ से बी आर, तो जितना डेटा आएगा आपका ब्रेक होता रहेगा, यहाँ से आपका क्लोज रहेगा और ये पार्ट क्लोज और PHP क्लोज। अब आपको अपनी XML फाइल के लिए बेसिकली काम करना पड़ेगा जिसके अंदर आपका जो डेटा वगैरह है वो रहने वाला है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एक फाइल बनाओ जिसको हम लोग नेम दे देंगे cd_catalog, जो नेम हमने यहाँ दिया वही नेम रखना है, नेम कॉपी, रीनेम करेंगे .xml, ये बन गई अपनी XML फाइल। यहाँ जाओ, यहाँ पर जाके अपना टैग डिफाइन कर लेना है
लाइक कैटलॉग। ठीक है, तो कैटलॉग टैग हमारा क्या हो गया, यूज़र डिफाइंड टैग हो गया, इसको हमने बंद कर दिया। इसी तरह से इसके अंदर आप अपना एक सी डी टैग बना लोगे और इसको भी आप अपना क्लोज कर दोगे। तो देख रहे हो यूज़र डिफाइंड टैग है अपने। एंटर करेंगे, टाइटल, टाइटल क्या है, टाइटल को क्लोज कर दोगे। अपर केस लोअर केस कैसा भी लिख सकते हो। आर्टिस्ट, ठीक है, यहाँ से कंट्री या लेवल अगर कुछ लगाना चाह रहे हो, ईयर कब कब पब्लिश हुआ, जेनर क्या है, ठीक है, कंट्री क्या है, कंपनीज कौन सी थी, ट्रैक लिस्ट। तो बहुत कुछ हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इसके अंदर। तो ट्रैक वैक की ज़रूरत नहीं है और खाली कंपनी रख लेते हैं, नाम है ट्रैक लिस्ट की। तो यहाँ से इतना जो पार्ट है ये आगे जाएगा, ये आगे जाएगा। तो कैटलॉग, कैटलॉग के अंदर एक सीडी जिसके अंदर हमारा ये वाला पार्ट है। तो हमने एक ये बना दिया। इसी तरह से आप दूसरा मल्टीपल अपने बना के डाल सकते हो, जितने आपने वहाँ पर अपने ट्रैक वगैरह लोड करा रखे हैं उस हिसाब से अपना डेटा डालते जाओ। ठीक है, कंट्रोल एस करेंगे, फाइल को ब्राउज़र में रन करेंगे, यहाँ पर रिफ़्रेश करेंगे और हम लोग यहाँ से कुछ चूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो डेटा आना स्टार्ट हो गया अपना। अब इसमें छोटे मोटे एरर है वो हमें फिक्स करने हैं। ये कह रहे हैं कि गेट सी डी डॉट पी एच पी की लाइन नंबर 4 में कुछ प्रॉब्लम है, उसको ज़रा चेक करो कि क्या प्रॉब्लम है। तो ज़रा यहाँ ये सी डी कैटलॉग डॉट एक्सएमएल, ठीक है, सी डी कैटलॉग डॉट एक्सएमएल के अंदर ये हमें प्रॉब्लम बता रहा है। तो ये प्रॉब्लम इसलिए होगा क्योंकि हमने यहाँ पर जो वैल्यू भेजी है वो वैल्यू मैच नहीं हो रही। ठीक है, क्योंकि वो हमें वी एस कोड ने हिंट में दिया है। तो आपके ये वाले जो नेम है, ये वाले नेम वहाँ पर आपके मैच हो जाने चाहिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिया ये जवानी है दीवानी और इसको मैंने यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, आर्टिस्ट के अंदर डाल दो। दूसरा हमारे पास है रॉक स्टार, ओम शांति ओम, जब भी मेट, रांझना, जवान, मैं हूं ना, एंड चेन्नई एक्सप्रेस। ठीक है जी। ट्राई करके देखते हैं क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं। अभी मैं बता रहा है ऑन गेट सी डी के लाइन नंबर 4, जरा इसको देखो। अटेम्प्ट टू रीड प्रॉपर्टी चाइल्ड नोड्स, ओपनिंग एंड एंडिंग टैग मिसमैच, कंट्री लाइन नंबर 8, COUNRY, ये मिसमैच हो रहा है। तो कंट्रोल डी से इसको ढूंढो।
फिर से रिफ़्रेश करेंगे, फिर चूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमारा ये इसका रिकॉर्ड आ गया, ये रॉक स्टार का आ गया, ये ओम शांति ओम का आ गया, ये राजना का आ गया, ये चेन्नई एक्सप्रेस का आ गया। तो देखो मैंने बाकी डेटा चेंज नहीं किया, बट यहाँ पर पता चला है ना, डेटा जिसको भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो डेटा में आ रहा है, ये चीज़। तो ये आपका देखो समझ आया ना, एक्सएमएल में क्या होता है, सारे टैग यूज़र डिफाइन है, कुछ भी इसमें प्री डिफाइन नहीं होता, जो मर्जी बना लो टैग का नेम, चॉइस अपनी है। और फ्रंट एंड पर हम लोग इसको इंस्पेक्ट करेंगे यहाँ से। तो देखो सब डिव करने एक बी आर अलग अलग के आ रहा है डेटा, कोई टैग आ रहा है वहाँ से, ये है एक्सएमएल का बेनिफिट। तो एग्जैक्ट ट्रैक की इन्फॉर्मेशन आप ऑनलाइन निकाल सकते हो, भी टाइटल क्या है, आर्टिस्ट कौन है, लेवल क्या है, ईयर क्या है, उस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो मुझे एक छोटा सा एग्जांपल दिखाना था कैसे ये वाला पार्ट हमारा काम करता है, ठीक है। तो जो हमने टैग बनाया, हमने उन टैग को भी यहाँ पर प्रिंट कराया, प्लस उन टैग के साथ में वैल्यू को भी हमने प्रिंट कराया कि इस टैग के अंदर में क्या डेटा रखा हुआ है।